हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है 11 जो कि है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इसमें जो हमारा अल्कोहल्स है वो पूरा हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे फिनॉल्स। तो आज के वीडियो में हम फिनॉल्स का थोड़ा सा परिचय, उसका वर्गीकरण, नाम पद्धति और बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिनॉल किसे कहते हैं, वो देख लेते हैं कि फिनॉल किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह OH सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है फिनॉल कहलाते हैं। यानी जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ये बेंजीन, ठीक है। इसमें जब जो ये हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह जो है सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो इसी को हम फिनॉल कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। फिर इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनॉल कहलाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह जो है सीधा बेंजीन रिंग, ये जो बेंजीन रिंग है पूरी, इससे जुड़ा होता है, तो इसी को हम फिनॉल कहते हैं। ये हमारा एक फिनॉल दिया है, देखिए, हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसको हम साधारणतः क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और यहाँ पर ये हमारी बेंजीन रिंग है जिससे कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या ये हुआ फिनॉल। और इसका एक और देखिए, इसको ऑर्थोक्रिशॉल कहते हैं। यदि यहाँ पर मिथाइलोमेथिल ग्रुप लगा हो तो फिनॉल में, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोक्रिशॉल, या फिर इसका नाम होता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी टोलुइन। अब जो है हम फिनॉल का वर्गीकरण देखेंगे कि जो फिनॉल्स हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इससे पहले हमने अल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ा था, तो उसमें मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा था। उसी तरीके से फिनॉलों को भी 3 भागों में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। देखिए, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के अनुसार मोनो, डाई एवं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। जो हमारे फिनॉल हैं उनमें यदि हाइड्रोक्सिल समूह एक है, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल समूह है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, तो इसको हम मोनोहाइड्रोक्सी क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल, ठीक है। यदि जो फिनॉल है, फिनॉल में OH ग्रुप है, यानी जो बेंजीन रिंग है इससे 2 OH ग्रुप जुड़े हैं, तो इसको हम डाईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। और यदि जो बेंजीन रिंग है उससे 3 OH ग्रुप जुड़े हैं, तो उसको हम ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे, जैसा कि हमने पीछे अल्कोहल्स में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी का नाम देखिए, इसको जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इस फिनॉल, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका है पैराडाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या क्विनॉल, और इसका जो है 1,2,1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन या फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक है। तो आगे देखिए, इसका हम वर्गीकरण पढ़े, वो नाम पद्धति पढ़ेंगे कि इनका जो नाम पद्धति है किस तरह से आयुपैक नेमिंग की जाती है। और यहाँ पर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए, साधारणतः हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनॉल कहते हैं। क्या है ये जो हाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसको साधारणतः क्या कहते हैं, इसी को हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। और इसके अम्लीय लक्षण के कारण इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखेंगे कि फिनॉल का दूसरा नाम और क्या है, कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए कार्बोलिक अम्ल अगर कहीं लिख दे तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिनॉल है उसी का दूसरा नाम है कार्बोलिक अम्ल। अब हम इसका नाम पद्धति देखेंगे कि जो फिनॉल्स हैं उनका नाम पद्धति यानी आयुपैक नेमिंग किस तरीके से की जाती है। देखिए, फिनॉल को जनक श्रृंखला मानकर प्रतिस्थापी यौगिकों की स्थिति नाम सहित अंकों द्वारा दर्शाई जाती है। क्या करते हैं, जो हमारा फिनॉल है उसको जो है जनक श्रृंखला मान लेते हैं। जैसे कि हम जिसमें आयुपैक नेमिंग करते हैं, तो उसमें एक कार्बन श्रृंखला होती है जिसको कि हम जनक श्रृंखला के रूप में मानते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम फिनॉल को मान लेंगे। और फिर उसके बाद उसमें जो प्रतिस्थापी, जैसे यहाँ पर CH3 लगा है, ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा है, तो इस तरीके से कोई प्रतिस्थापी लगे हैं तो उनका नाम और जो अंकों सहित स्थिति का मतलब है कि वो कितने नंबर पर लगे हैं, वो सब प्रदर्शित करते हुए उसका नाम लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो फिनॉल है इसका नाम सामान्य नाम भी फिनॉल है और IUPAC नाम भी फिनॉल है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसको हम कहते हैं, साधारण नाम इसका है ऑर्थोक्रिशॉल, ठीक है, लेकिन इसका जो आयुपैक नाम है वो अलग होता है। यहाँ पर देखिए,
HOH लगा है। अब यहाँ से जब इसका नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। तो इस तरीके से काउंटिंग करते हैं और फिर हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रतिस्थापी है जो कि हम पूर्व लग्न के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसको हम कहते हैं 2 बोलेंगे, 2 मेथिल, CH3 मेथिल है तो 2 मेथिल, और फिनॉल है पूरा तो फिनॉल। और ये जो है ऑर्थोक्रिसॉल, इसको साधारण नाम है और ऑर्थो कब यूज़ करते हैं, यहाँ से देखिए जब कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हो तो उसकी स्थिति से जब काउंट करेंगे तो जब यहाँ पर पोजीशन हो तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, जब यहाँ पर हो तो इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको, यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, जैसे इसको सीधा करके देखिए तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो, इसको बोलेंगे मेटा और प्रदर्शित करेंगे स्मॉल m से, और इसको बोलेंगे पैरा। ऐसे ही अगर इधर कोई लगा है तो मेटा और यहाँ पर वो ऑर्थो, और यहाँ पर मेटा और यहाँ पर पैरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रुप एक पोजीशन यहाँ से हटके लगा है इसके पास में, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। ऐसे ही देखिए यहाँ पर के लिए हम पैरा यूज़ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ लिखा हो तो उसको पैरा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर OH ग्रुप देखिए, इसको अगर सीधा करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर लगा, यहाँ से काउंट करेंगे, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा क्रिसॉल। इसको सीधा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इस तरीके से ले आएंगे तो ये OH इधर चला जाएगा और CH3 नीचे चलाएगा, तो इस तरीके से ही आपको दिखेगा। और इसका नाम लिखेंगे तो देखिए IUPAC नाम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 1 काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप यहीं पर है। तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 पर मेथिल ग्रुप है जो कि हम पूर्व लग्न में लगाते हैं, तो 4 मेथिल फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको IUPAC नाम समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और कोई भी ग्रुप लगा हो, यहाँ पे मान लो एक और CH3 ग्रुप लगा हो तो क्या कर लिख देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, जिधर से पास पड़ता है उधर ही से काउंट करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से अगर इसे काउंट करेंगे, यहाँ पर अगर कोई CH3 ग्रुप लगा है तो 1 2 3 4, तो 3 3 डाई मेथिल फिनॉल लिख लेंगे। इस तरीके से इनका IUPAC नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेंजीन के डाई हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को बेंजीन 1 2 1 3 1 4 डाइऑल या OH समूह की संख्या 3 होने पर उसकी स्थिति सहित ट्राइऑल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यदि 2 ही हाइड्रोक्सिल समूह लगे हों तो उनकी स्थिति किस तरीके से काउंट करेंगे, और 3 लगे हों तो किस तरीके से काउंट करेंगे और उनका IUPAC नाम लिखेंगे। अब ये हमारा फिनॉल है, लेकिन अब यहाँ पर तो 2 OH ग्रुप लगे हैं, सिर्फ एक OH ग्रुप नहीं लगा है। तो जनक श्रृंखला के रूप में हम बेंजीन को मानेंगे और बेंजीन को मान करके हम काउंट करेंगे कि किस तरीके से इसका नाम लिखें। देखिए यहाँ पर किसी को भी एक मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए बेंजीन जो है लिख लेंगे शुरू में बेंजीन, और 1 2 1 2 डाई ऑल 2 H समूह है तो डाई ऑल यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो और 3 जो 2 OH समूह है और हाइड्रोक्सी समूह, तो बेंजीन 1 4 डाइऑल। यहाँ पर देखिए 3 है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए अब हम इसका पढ़ेंगे बनाने की विधियाँ, कि जो हमारी बेंजीन है वो फिनॉल है उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसकी मेनली थोड़ी ही विधियाँ पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी NCERT से कवर करती हैं। तो इसमें सबसे पहली हमारी जो विधि है वो है क्लोरोबेंजीन से या डॉ विधि, जिसे डॉस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कि क्वेश्चन आ सकता है कि फिनॉल बनाने की डॉस प्रोसेस लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर इसको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल किस तरीके से बनाएंगे तो वो हम विधि यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इसमें होता क्या है, देखिए यह फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि जो है इसमें मेनली जो फिनॉल है वो इसी से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है कि पहले बेंजीन से क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है, फिर क्लोरोबेंजीन बना लिया जाता है और फिर क्लोरोबेंजीन से ये बनाया जाता है। देखिए क्लोरोबेंजीन को NaOH, ये हमारी क्लोरोबेंजीन है, इसकी NaOH के साथ 623 केल्विन और ताप कितना हो, देखिए यहाँ पर 300 वायुमंडलीय होगा, ठीक है। तो 300 लिख लीजिएगा।
300 एटमॉस्फेयर यानी 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जब ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है इसकी NaOH से रिएक्शन कराई जाती है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि ताप जो होना चाहिए 623 केल्विन के लगभग होना चाहिए, और जो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब होना चाहिए वो 300 एटमॉस्फेयर के इक्वल होना चाहिए। इक्वल क्या मतलब 300 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो हमारा बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पर देखिए इसको सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। और जब इसका अम्लन कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो हमारा बनता है फिनॉल। एसिडिफिकेशन किसी भी अम्ल के प्रेजेंस में कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने HCl लिया, तो HCl लिया तो आप यहाँ पर H2SO4 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम HCl लें, H2SO4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि Na जो है Cl से कंबाइन करेगा और NaCl बन जाएगा, और ये ओ एक जो H है ये यहाँ से कंबाइन करके और ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। अगर H2SO4 लेंगे, यहाँ पर हम H2SO4 लेंगे यहाँ पर यदि अम्लन कराने के लिए यानी एसिडिफिकेशन कराने के लिए, तो हमारा बन जाएगा Na2SO4 और यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा। तो इन दोनों में से किसी से भी एसिडिफिकेशन करा लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि जब भी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से रिएक्शन कराएंगे, अब केल्विन टेम्परेचर जो है 623 केल्विन, एटमॉस्फेयर यानी जो दाब है वो 300 एटम एटमॉस्फेयर रखेंगे, तो हमारा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। और जब इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो बनेगा फिनॉल और ये सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारी विधि है, ये विधि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर देखिए अगली जो हमारी विधि है, बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है उससे किस तरीके से हम फिनॉल बना सकते हैं। देखिए बेंजीन का फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम द्वारा, या तो क्या हो फ्यूमिंग H2SO4 हो या फिर क्या हो ओलियम। ओलियम किसको कहते हैं, H2SO4 प्लस SO3 को हम ओलियम के नाम से जानते हैं। और ये हमारी बेंजीन है जिसको कि सिंपली इस तरीके से लिखते हैं। आपको पता है कि यहाँ सभी पर हाइड्रोजन लगा होता है, तो उसी एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। तो जब इसके ओलियम की प्रेजेंस में सल्फोनेशन कराते हैं, जब सल्फोनेशन कराते हैं तो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में कराया गया है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसकी सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराई जाती है, तो ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और फिर जब इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है, देखिए यहाँ पर जिसको गलित NaOH के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जब फिर से इसकी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, फिनॉक्साइड बनता है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, देखिए एक बार जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो Na होगा यहाँ पर आ जाएगा, और ये H और OH जो मिलकर है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से। अब जब फिर से ये बन जाएगा हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, जब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा तो फिर इसकी 2 इक्विवेलेंट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें क्या होगा, ये जो Na है, ठीक है, देखिए यहाँ पर Na, ये OH OH ये निकल जाएंगे, और ये Na जो है इससे रिएक्शन करके ये पूरा Na2SO3 बना, यहाँ पर देखिए ये जो है SO3 Na और एक Na मिलकर Na2SO3 निकल जाएगा, और यहाँ से ये एक OH के साथ ये वाटर निकल जाएगा। अब ये जो हमारा NaO रह जाएगा ये इससे यहाँ पर कंबाइन करेगा और बन जाएगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। जब ये सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कराएंगे, एसिडिफिकेशन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, जैसे हमने पीछे कराया है, या तो वो HCl हो या फिर H2SO4 हो, इसकी प्रेजेंस में हम एसिडिफिकेशन करा लेंगे। जब एसिडिफिकेशन कराएंगे, अगर मान लीजिए हमने HCl की प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन कराया तो क्या बनेगा, NaCl निकल जाएगा और फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विधि क्या है, नेक्स्ट है डायजोनियम लवणों से, यानी जो डायजोनियम लवण हैं उनसे हम किस तरीके से फिनॉल बना सकते हैं। देखिए प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की, प्राथमिक यानी 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन की, प्राथमिक जो एमीन है एरोमेटिक एमीन की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल
नाइट्रस अम्ल किसको कहते हैं, NaNO2 प्लस HCl का जो विलयन है, मिश्रण है, वो कहलाता है नाइट्रस अम्ल। के साथ अभिक्रिया द्वारा डाइएजोनियम लवण बनते हैं, जिनके जलीय विलयन का भाप आसवन करके फिनॉल प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो एनिलीन है, ठीक है, जब इसकी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो बन जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब जब इसका भाप आसवन कराते हैं यानी वाटर की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि फिनॉल बनता है। यहाँ से ये N2 निकल जाता है और यहाँ पर जो हमारा H2 है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये Cl जो है S से रिएक्शन करके HCl निकल जाता है और यहाँ पर से N2 निकल गया और OH जो है यहाँ से कंबाइन हो जाता है और इस तरीके से बन जाता है फिनॉल। तो ये विधि जो है आपको समझ में आ गई होगी। क्या करेंगे कि एनिलीन लेंगे, एनिलीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे और जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब इसका भाप आसवन कराएंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल। यहाँ से ये N2 निकलेगा और ये जो H हमने अभी बताया कि एक H इसके संग आ जाएगा, वाटर का जो H इस तरीके से लिखेंगे तो एक H इसके साथ आ जाएगा Cl के साथ, तो HCl बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके अलावा जो OH है फिर यहाँ से कंबाइन हो जाएगा इस तरीके से, OH जो है यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा हमारा फिनॉल, ठीक है। तो ये बन गया फिनॉल। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, देखिए ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्यूमीन से, यानी जो क्यूमीन है उससे किस तरीके से हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। देखिए क्यूमीन वायु की उपस्थिति में, क्यूमीन इसको कहते हैं, देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन रिंग से ये कार्बन एक जुड़ा होता है जिससे कि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखिए तो इसकी क्या करते हैं, जब इसकी बायो की उपस्थिति में, ये हमारी बायो है, ठीक है, एयर, जब एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो वहाँ से आपको ऑलरेडी बायो मिल जाएगी। और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, H न्यूज सनलाइट को प्रदर्शित करता है, की उपस्थिति में क्यूमीन को हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। जब जो क्यूमीन है इसको एयर के कांटेक्ट में लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो क्या होता है, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो O है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर बना होता है, इस पे जो है फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आ गया यहाँ पर और यहाँ भी फ्री रेडिकल होता है, तो यहाँ से और फिर ये जो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होती है फ्री रेडिकल से, तो यहाँ से ये जुड़ जाता है और ये जो H है इधर से जुड़ जाता है, तो इस तरीके से हमारा बन जाता है ये स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुई थी और यहीं पर जो ये वाले O हैं, एक को इधर जुड़ा था और एक को यहाँ से जुड़ गया, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ये बन जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जो कि हमारा इंटरमीडिएट होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। जब इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं किसी भी एसिड के प्रेजेंस में या वाटर के प्रेजेंस में, तो इसको क्या होगा, एसिडिफिकेशन कराने से हमारा फिनॉल बन जाएगा और फिनॉल के साथ साथ एसीटोन भी बनता है। तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। क्यूमीन से जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल भी बनेगा और एसीटोन भी बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि क्यूमीन से रिएक्शन किस तरीके से कराएंगे। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार इसका रिकॉल कर लेते हैं कि क्यूमीन से किस तरीके से हम ये बनाएंगे। देखिए क्यूमीन जो है ये हमारा एक क्यूमीन है, इसको जब एयर की कांटेक्ट में रखेंगे और लाइट की प्रेजेंस में तो बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी और फिर जब इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, अम्लन कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बनेगा और ये बनेगा एसीटोन। तो इस तरीके से जो है हमारा फिनॉल बनाने की विधि जो है 4 थी, चारों कंप्लीट हो गई, और भी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी आपके एनसीईआरटी में दी थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। एक बार अच्छे से आपको इसको रिवाइज करके और देख लीजिएगा जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। आगे जो हम इसकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।